अस्सलाम वालेकुम जी। उर्दू नावल हैप्पी के में आप सब लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम एक आलिया बुखारी जी का नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गरम हवा। मैंने पहले भी आलिया बुखारी जी के 3 नावल पढ़े, वो भी बहुत अच्छे थे। और अगर आप लोगों ने वो नावल्स नहीं सुने तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक दे दूँगी, ठीक है। आप लोगों ने प्लेलिस्ट पे जाना है और तीनों नावल सुनने। और अगर आप लोगों को ये भी नावल और तीनों नावल भी अच्छे लगे तो आप लोगों ने अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करना है, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है, ठीक है, कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जल्द से जल्द हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पूरे हो सके, ठीक है। आप लोगों ने सपोर्ट मुझे लाजमी करना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजमत इन तीनों के दरमियान दोस्ती की बुनियाद बनी थी। H7 की बस में शहर के 3 मुख्तलिफ हिस्सों से चढ़ना उतरना इन तीनों ही का रोज़ का मामूल था। मगर नई रोशनी और स्कूल वाले स्टॉप पर वो तीनों इकट्ठी पहली बार ही इस रोज़ उतरी थी। सिवाय इत्तेफाक इन तीनों के अलावा इस स्टॉप पर और कोई मुसाफिर इस वक्त नहीं था। एक दूसरे पर झिझकती सी निगाह डालकर वो तीनों आपस में बिना कुछ कहे अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो सकती थी। चंद मिनट में ही अंदाज़ा हो गया कि मंजिल मकसूद गालबन एक ही है। सितार भाई की गारमेंट फैक्ट्री में जा रही है। नगीना का इतना पूछ लेना ही इब्तदाई तारुफ का बहाना बन गया। इन दोनों के हाथ में थामे हुए अपने जैसे सस्ते पर्स और प्लास्टिक की थैली में रखा लंच बॉक्स देखकर इसने जो अंदाज़ा लगाया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। सितार भाई की फैक्ट्री में यह इन तीनों का पहला दिन था। नया स्कूल, नया मेहमान, नई नौकरी और नई रिश्तेदारी का आगाज़ करते हुए जो फितरी सी घबराहट दिल पर तारी होती है वही इन तीनों को एकदम करीब लाने में मददगार साबित हुई थी। सुना है सितार भाई काम के मामले में बहुत सख्त है, वर्कर को सारा दिन ज़रा सा भी रेस्ट नहीं लेने देते। सजीला ने सितार भाई से जुड़ी सबसे मारूफ खूबी परेशान कुंज लहजे में बयान की। अरे कुछ नहीं होता, 2-4 दिन लगते हैं सेट होने में। मैं फिर पहले काम कर चुकी हूँ। हर वक्त मालिक थोड़ी सर पर बैठे रहते हैं। 4 फैक्ट्रियाँ हैं इनकी। मैं पहले दूसरी फैक्ट्री में काम करती थी। इनकी सारा सिस्टम अच्छी तरह समझती हूँ। अपना नई जगह वाला खौफ खूबी से छुपा कर नगीना ने अपने दोनों साथियों की तरफ ज़रा फ़ख्रिया निगाहों से देखा। वो दोनों पहली बार बगैर मुलाजमत निकली थी। नगीना की इस सीनियरिटी से बेहद मुतासर हुई थी। फिर वो नौकरी तुमने क्यों छोड़ दी? शार्ली ने फ़ौरन ही पूछा। लो छोड़ी कहाँ, वो तो फैक्ट्री ही दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। बहुत दूर पड़ती थी, वरना इंचार्ज तो बहुत खुश आमद कर रही थी कि मैं इनके यहाँ ही काम ना छोड़ूं। मेरे जैसी वर्कर और शॉप से फैक्ट्री तक के फासले को तय करते हुए वो तीनों अपना दरमियानी फासला ख़त्म करने में बड़ी हद तक कामयाब रही थी। फैक्ट्री में इनकी शिनाख्त का सबब यही दोस्ती ठहरी थी। वो महज इत्तफाकन ही वजूद में आ गई थी। मजाजन बेहद मुख्तलिफ होने के बावजूद एक ही चीज़ जो तीनों में मुश्तरक थी वो थी इनके हालात, माशी बदहाली और जिम्मेदारियों का बोझ। इन तीनों को यही यकसानियत बहुत तेज़ी से करीब लाई थी। यकसां इमारत फासले बढ़ती है मगर एक सी तंगी हाली के बड़ी जल्दी सारे तकल्लुफ़ और फासले ख़त्म कर देती है। ना ही नगीना को इन दोनों से आए दिन बस का किराया मांगने में झिझक रही, ना ही सजीला को गिनती के 4 जोड़ों को बार बार पहन कर आने में शर्मिंदगी हुई, और ना ही शाली को अपने लंच बॉक्स में पराठे के साथ सिर्फ अचार रख कर लाना ही बुरा लगता। सारा दिन मशीनों की घर घर में घिरे रहकर भी वो लोग इतनी ढेर सारी बातें करने के लिए वक्त निकाल ही लेती थी। इंचार्ज सकीना आपा ने पहले पहल तो इन तीनों को बड़े सारे हॉल के 3 मुख्तलिफ कोनों में बिठाया। इनकी तजर्बाकार आंखों ने पहले दिन इन लोगों की आपस की केमिस्ट्री को भांप लिया। इस तरह की दोस्तियां काम में रखने का सबब बनती हैं और किसी प्राइवेट सेक्टर में यही बात सबसे ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होती है। यहाँ रोज़ का टारगेट सामने होता है जिसे पूरा करके मालिकों को देना ही पड़ता। बाज़ औक़ात तो ओवर टाइम भी करना ज़रूरी हो जाता था। देख लेना इन सकीना आपा को तो मैं कैसे शीशे में उतारती हूँ। फ़िक्र ही मत करो। नगीना ने अपना दावा सच कर दिखाया और महीना भी नहीं गुजरने पाया था कि वो लोग बिल्कुल ही करीब करीब की सीटों पर बैठने लगे। लड़कियां मेहनती हैं और खुश इखलाक भी। वर्कर अपना काम लगन और ईमानदारी से करे तो हमें क्या पड़ी है कि
ذرا ذرا سی بات پر اس کا پیچھا پڑے رہے۔ سکینہ آپا نے کام کرنے والی عورتوں کے سامنے ان تینوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اب نگینہ اور سجیلا بالکل آگے پیچھے بیٹھنے لگی تھیں اور شالی ان کے دائیں ہاتھ پر۔ میں نے کہا تھا نا، سکینہ آپا کو مٹھی میں لینا میرا کام ہے۔ تم دونوں بیوقوف تو بیکار میں ہی گھبرا رہی تھی۔ نگینہ کی سنتھارتی واقعی بڑی کام آ گئی تھی۔ شالی اور سجیلا نے اس کی بالادستی دل و جان کے ساتھ قبول کی۔ نگینہ بولتی بھی بہت تھی اور عادتاً شوق بھی تھی۔ بہت دیر تک ایک جگہ بیٹھے رہنا بھی اس کے لیے مشکل کام تھا۔ اپنی پیاری دوستی کو چھوڑ کر موقع ملتے ہی وہ ادھر ادھر چکر لگا لیتی اور چند ہی منٹوں میں ڈھیر ساری خبریں جمع کر لاتی۔ بائیں ہاتھ والی لائن کے بالکل آخر میں بیٹھنے والی کے میاں نے آج پھر اسے پیٹا ہے۔ آنکھ کے قریب نیل پڑا ہوا ہے، بہت رو رہی ہے غریب۔ اس روز کی تازہ خبر یہی تھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے اس کے میاں کا، بیچاری اتنی شریف اور سیدھی سادھی ہے، سارا دن سر جھکائے کام میں لگی رہتی ہے۔ سجیلا کو سن کر بڑا ہی تاؤ آیا۔ سلمیٰ واقعی بڑی شریف عورت تھی، محض اپنا کام سے کام رکھنے والی، مگر قسمت میں لکھا سکھ محض خوبیوں کا حوصلہ مند کب ہوتا ہے، یہ تو کوئی اور ہی سلسلہ ہے۔ اس کا میاں کہتا ہے کہ 3 سال میں ایک بچہ بھی پیدا نہیں کر سکی۔ ایسی عورت کی اس کام کی کسی وقت بھی نکال باہر کروں گا۔ بے نیازی سے سر جھٹک کر نگینہ نے سلمیٰ سے سنا فقرہ منوعن دہرایا۔ کمینہ کہیں کا۔ پاس بیٹھی شالی کے کان بھی ادھر ہی لگے ہوئے تھے۔ بیچاری سلمیٰ کا کیا قصور؟ ایک تو اس نکھٹو آوارہ آدمی کو کما کر کھلا رہی ہے، پھر بھی وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ میں تو کہتی ہوں اس سے پہلے وہ چھوڑے، سلمیٰ خود ہی علیحدگی کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ شالی کو خود شادی کے محض 3 ماہ اور 17 دن بعد شوہر نے مار پیٹ کر گھر سے باہر کر دیا تھا، سو اب وہ اپنی زخمی انا کی مرہم پٹی کے لیے زمانے بھر کی عورتوں کو ایسے ہی مشورے دیا کرتی تھی۔ اپنی ستم ظریفی کا قصہ مختلف الفاظ میں یہی کہ اس نے پہلے ہی دن ان دونوں کو سنا دیا تھا، مگر تفصیلاً تقریباً روزانہ ہی دہرائی جاتی تھی۔ مرد اگر فطرتاً گھٹیا ہے تو ہمیشہ گھٹیا ہی رہے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صبر کرو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ محض طفیل تسلی والی بات ہے۔ میں نے ولیمے کے اگلے دن ہی بڑی بہن سے کہہ دیا تھا کہ اشرف کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کی مرضی کہیں اور تھی۔ محض خالہ نے زبردستی شادی کی ہے مجھ سے۔ گردن موڑ کے پیچھے بیٹھی آنسو بہاتی سلمیٰ کو دیکھ کر شالی کو پھر سے پچھتاوے گھیرنے لگے، مگر میری آپا لگی ہاتھ پاؤں جوڑنے کہ بس اب کسی اور کے سامنے کوئی لفظ نہ نکالنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ مرے ہوئے باپ کی عزت کا واسطہ دینے لگی۔ پھر جب 3 ماہ بعد اشرف نے دھکا مار کر دروازے سے باہر گیا، اس وقت سر پر نہ برقع نہ چادر، گلی میں جھاڑو لگاتی بختوں نے اپنی چادر میرے سر پر ڈالی۔ اس وقت ابا کی عزت کو بہت 4 چاند لگے۔ شالی کی آواز روندنے لگی، اس کے ساتھ ہوا بھی بہت برا تھا۔ دفع کرو اس قصے کو، کیوں بار بار دہرا کر یاد کرتی ہو، خود کو بھی دکھی کرتی ہو؟ وہ تو آرام سے رہ رہا ہوا اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندہ ہوئے بغیر۔ تم یوں ہی آدھا وقت جل کر اور باقی آدھا وقت رو کر اپنی جان گھلائی دے رہی ہو۔ سجیلا نے اس کے شانے کو نرمی سے تھپتھپایا۔ سنا ہے پھر سے اسی عورت کے ہاں آنا جانا بڑھ گیا ہے اس کا، گھر سے بھی بھاگا رہتا ہے اور نوکری سے بھی۔ کیا خبر نکاح بھی پڑھوا لیا؟ نظریں نیچی کیے وہ ہلکے سے بولی تو نگینہ ایک دم ہی ہنس پڑی۔ تم اس کے بارے میں خبریں ساری رکھتی ہو، آخر ضرورت کیا ہے؟ خبر کیا رکھنی ہے، خاندان ایک ہے، رشتے دار آتے ہیں تو خود ہی بتا جاتے ہیں۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر شالی سامنے رکھی مشین کی طرف پھر سے متوجہ ہو گئی۔ اچھا اب سیشن ختم، ابھی تم لوگوں کو چکن پیٹیز کھلاتی ہوں، ٹی بریک میں سامنے والی بیکری میں بڑے زبردست بنتے ہیں، نگینہ نے کہا۔ تم نے کب کھائے؟ سجیلا نے مشکوک سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کھا لیے ہیں کسی کی مہربانی سے، وہ جواباً پھر سے ہنس پڑی اور پھر ابھی آئی کہہ کر باہر کی طرف چلی گئی۔ شالی اور سجیلا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کچھ نہ سمجھتے ہوئے دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نگینہ باقی 2 منٹ میں ہی واپس آ گئی۔ سکینہ آپا ٹی بریک سے ذرا پہلے راؤنڈ لیتی تھی، چند منٹ میں ہی ان کا راؤنڈ شروع ہوا۔ وہ تینوں بڑے انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ شاباش، اسی طرح محنت سے کام کرتی رہو، جلد ہی تمہارے پیسے بھی بڑھوا دوں گی اور چاہو گی تو اوور ٹائم بھی دلوا دوں گی۔ ہمارے لیے تو یہی انعام ہے کہ آپ ہم تینوں سے خوش ہیں، ورنہ ادھر ستار بھائی کی دوسری فیکٹری کی انچارج سغرا آپا، اف توبہ۔ چاپلوسی کی مسکراہٹ کے ساتھ نگینہ نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔
ایمان سے سکینہ اپا، اتنی بدتمیز عورت شاید آپ نے کبھی دیکھی نہ ہو۔ ارے دیکھ رکھی ہے، میرے پاس ہی تو کام کر کے گئی ہے، معلوم نہیں کیسے انچارج بن گئی وہاں، میں نے تو اسے کبھی منہ نہیں لگایا تھا۔ سکینہ اپا کی وہی روایتی پروفیشنل جیلسی تھی، جذباتی ہو کر چند منٹ اسی میں الجھی رہی۔ وقت کا یہ چھوٹا سا وقفہ وہیں کھڑے کھڑے تمام ہو گیا۔ جہاں تک وہ نہیں جا پائی تھی وہاں بیٹھی ساری ورکرز نے بھی سکون کا سانس لیا۔ نگینہ، ٹی بریک کے بعد تم سارے میں ایک چکر لگا کر مجھے رپورٹ دینا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ذرا، ہدایت دے کر وہ واپس مڑ چکی تھی۔ ایک طرف پارٹیشن کر کے ان کا چھوٹا سا آفس قائم تھا۔ چکن پیٹیز واقعی چائے کے ساتھ موجود تھے، اور وہ 2 نہ 4 پورے درجن بھر، اتنے سارے ہم کیسے کھائیں گے؟ سجیلا نے کچھ الجھ کر ان مہک اڑاتے گرما گرم پیٹیز کی طرف دیکھا۔ کچھ ہم کھائیں گے اور کچھ دوسروں کو کھلا دیں گے۔ سلمیٰ بیچاری آج بہت رود ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، اسے دیکھ کر آتی ہوں اور وہ پیٹیز جا کر سکینہ اپا کو کھلاتی ہوں، دیکھنا کیسی خوش ہوتی ہیں۔ وہ مزے سے مسکراتی ہوئی چل دی۔ معلوم نہیں اتنے سارے پیسے اس کے پاس آئے کہاں سے، ورنہ آئے دن کو اس کا بس کا کرایہ بھی انہی دونوں میں سے کسی ایک کو بھرنا پڑتا تھا۔ نگینہ واپس آئی تو سجیلا نے سب سے پہلے یہی سوال کیا، میرے پاس کب تھے پیسے؟ کسی سے فرمائش کی تھی؟ بیچارہ سر کے بل دوڑا گیا پوری کرنے کے لیے۔ نگینہ کے چہرے پر بڑی فخریہ سی مسکراہٹ تھی۔ بہت بری بات ہے نگینہ، سجیلا کے حلق میں وہ خوش ذائقہ پیٹیز پھنسنے لگی تھی۔ امیج خراب ہوتا ہے ایسی باتوں سے، ہم یہاں کام کرنے آ رہے ہیں، ایسی ویسی باتیں نہیں بننی چاہیے۔ ارے سب چلتا ہے، نگینہ نے ہاتھ جلا کر جیسے مکھی اڑائی، کام تو کر ہی رہی ہیں، تھوڑی سی دل لگی بھی ساتھ کر لیں تو کیا حرج ہے؟ سجیلا کو پتا تھا کہ کوئی ایسا ہی جواب سننے کو ملے گا۔ نگینہ اور مزاج کی لڑکی تھی، شوق، زندہ دل اور انتہائی غیر محتاط، گلی محلے کے کتنے ہی چھوٹے موٹے عشق بھگتا چکی تھی اپنے 2 انتہائی بد مزاج بھائیوں کو خاطر میں لائے بغیر۔ میٹرک میں 3 سال مستقل فیل ہونے کے بعد اس کا خالی گھر میں بیٹھنا اور بھی خطرناک لگنے لگا تھا بھائیوں کو، سو وہ اس کا تاکہ جھانکی سے بچاؤ کے لیے نوکری کی اجازت دینے پر مجبور ہو گئے۔ اچھا ہے صبح سے شام تک وہیں رہے گی پابندی میں، پھر عورتوں میں ہی سارا کام ہے۔ ایک بھائی نے ستار بھائی کی 4 فیکٹریوں کا دورہ کر کے یہ اطمینان بخش رپورٹ مرتب کی تھی، مگر نگینہ کے لیے رومانس ناگزیر گزرا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں کوئی چاہنے والا نہ ہو تو زندگی بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ کوئی میٹھی میٹھی باتیں کرنا آگے پیچھے پھرے تو دماغ خود بخود 7ویں آسمان پر جا پہنچتا ہے۔ مجھ سے تو ایسی ہی روکھی پھیکی زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ معاف کرو، لڑکیوں کے اخلاق و کردار کی اہمیت پر ایک چھوٹی سی تقریر جو سجیلا نے اس کے سدھارنے کی غرض سے کی تھی۔ اس کے جواب میں نگینہ نے ہاتھ جوڑے، تو پھر سیدھے سیدھے شادی کر لو، کرتی رہنا سارے ارمان پورے۔ مگر یہ سب تو ٹھیک نہیں ہے۔ سجیلا کی چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی، ایک ہی سانس میں پیتی چلی گئی، شادی بھی ہو جائے گی، ابھی تو زندگی کو انجوائے کر لیں، اور کوئی برائی بھی تو ہو، اور بس یوں ہی تھوڑا دل خوش کر لیتے ہیں، اور کیا؟ نگینہ کو سمجھانا آسان نہیں تھا۔ سجیلا کو اس کے مزاج پر حیرت ہوئی تھی، اسے یہ ڈر بھی نہیں لگتا تھا کہ کل کو اس کے شوہر کو ان باتوں کا ذرا سا بھی علم ہوا تو کتنا برا ہوگا۔ خود اس کا تو دور دور بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا، پھر بھی احمد کی جواب طلبی کا خوف ہر وقت ہی سر پر سوار رہتا تھا۔ اسے وہیں بیٹھے بیٹھے احمد یاد آیا تو دل بڑی زور سے دھڑک اٹھا۔ معلوم نہیں اس کے آج کے انٹرویو کا کیا بنا، اس بار تو بات بن ہی جائے، خدا کرے۔ کتنے سارے نفل اس نے احمد کی کامیابی کے لیے مانگ رکھے تھے، جانے کیا مسئلہ تھا جو حل ہی ہونے نہیں دے رہا تھا۔ انتظار کی طوالت اب اسے تھکانے لگتی تھی، تو بیچارے احمد کی ٹینشن کی وجہ تو سمجھ ہی آتی ہے۔ احمد کے نام کے ساتھ سوچ کا لامتناہی سلسلہ جڑا ہوا، اس کا دل پھر کسی بات میں سارا دن نہیں لگ سکا۔ شالنی اور نگینہ نے ایک آدھ بار اس کی غائب دماغی کو نوٹ کر کے پوچھا تھا، مگر وہ ٹال گئی۔ چھٹی کے وقت وہ تینوں ایک ساتھ بڑے سے ہال سے باہر کھپڑیل کے چھجے والا لمبا سا برآمدہ تھا، جس پر گہرے پیلے رنگ کے پھولوں والی بیل بنا روک ٹوکے پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ لڑکیاں اس برآمدے میں رک کر اپنی تھکن کو دور کرنے کی کوشش کرتی تھیں، چادریں اسکارف سنبھالتے ہوئے وہ باتیں بھی کرتی جاتیں جو سارا دن میں نہیں ہو پاتی تھیں۔ سجیلا، نگینہ اور شالنی ایک ساتھ ہی فیکٹری سے نکلا کرتی تھیں، مگر اس وقت نگینہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ شالنی کمپاؤنڈ طے کر کے اس کے آگے گیٹ تک دیکھ آئی تھی،
मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नगीना, इसे तो मैंने इस तरफ जाते देखा था, एक साथी लड़की ने सजीला के इस्तफार पर बरामदे की दूसरी तरफ इशारा करते हुए बताया। इस तरफ फैक्ट्री का ऑफिस था, जहाँ फैक्ट्री के हिसाबात चेक करने के लिए वो क्लर्क बैठा करते थे। लड़कियां अमूमन इस तरफ नहीं जाया करती थी। इनका तमाम तर साथ सकीना आपा के साथ ही रहता था। नगीना को वहाँ से ऐसा कौन सा काम पड़ गया था, शाली और सजीला दोनों ही को समझ आ रहा था। मगर चंद मिनट बाद नगीना खुद ही आ गई। कुछ नहीं, बस मालूम कर रही थी कि अगले हफ्ते में 4 दिन ओवर टाइम करेंगे तो महीने में कितने पैसे बन जाएंगे। बेपरवाही से कहते हुए वो अपनी चीज़ें उठाने लगी। ये बात तो तुम सकीना आपा से भी पूछ सकती थी। शाली एतराज़ के बगैर नहीं रह सकती। वो सही थोड़ी बताती, बड़ी सफाई से इंचार्ज लोग कटौती कर लेती हैं। नगीना ने कहा। अच्छा। कुछ ना समझते हुए भी वो दोनों इससे मुत्तफिक हो गई। सजीला घर पहुंची तो हस्बे मामूल सन्नाटा था। दरवाज़ा सद्दफ ने खोला। अम्मी बराबर वाली खाला की घर गई हैं, अभी थोड़ी देर पहले, इसने सजीला के कुछ कहने से पहले ही इतला दी। अच्छा। वो कुछ देर चुप सी हो गई। कोई नई बात भी नहीं थी ये अम्मी का अक्सर वक्त ही इस तरह की खैर सगाली के दौरों में गुजरता था, और अब्बा असर की नमाज के लिए निकलते तो इशा पढ़ कर ही घर आते। पहले तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था, मगर आज एकदम ही इसको सद्दफ का इतना देर घर पर अकेले रहना खिला था। वो कम उम्र थी, इंटर का प्राइवेट इम्तहान दे रही थी, पढ़ने की कोई ख़ास शौकीन भी नहीं थी। फुर्सत और तन्हाई दोनों ही इस उम्र में गलती का कोई मकान पैदा करने का सबब बन जाती। कोई आया तो नहीं था। इसके चेहरे पर गौर से देखते हुए सजीला ने कुछ अंदाज़ा लगाना चाहा। अहमद भाई आए थे, काफ़ी देर बैठे रहे, तुम्हारा पूछ रहे थे, सद्दफ ने कहा। कब आए थे? क्या अभी? बहुत मशकूक सा होकर इसने पूछा। अभी कहाँ, वो तो दोपहर को आए थे, बहुत देर अम्मी के पास बैठे रहे, दोपहर का खाना भी यहीं खाया था। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, वो बेपरवाही से कहते हुए किचन की तरफ मुड़ गई। सजीला को इत्मीनान भी था और शर्मिंदगी भी। खुदा ना करे हर एक ख़राब भी थोड़ी होता है, और अहमद तो बिल्कुल भी नहीं, बेहद मोहब्बत करता है मुझसे, बचपन की मंगनी है, कोई मजाक थोड़ी है। खुद को बावर कराते हुए इसे सारा कसूर नगीना का नजर आने लगा। नगीना की दोस्ती दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे ख्यालात भर रही थी कि हर एक बात पर शक सा होने लगा था। फिर भी सद्दफ का इतनी देर तक घर पर तन्हा रहना ठीक नहीं है। ये बात अम्मी की ज़रूर ही गोशगुजार करनी है। अहमद का इंटरव्यू कैसा हुआ? सद्दफ चाय लेकर आए तो इसने बड़ी उम्मीद से पूछा। पता नहीं, मैंने तो पूछा नहीं, शायद अम्मा को मालूम, मैं तो खाना पका रही थी, सद्दफ ने बेपरवाही से जवाब दिया। क्या पकाया था? सजीला ने पूछा। आलू पालक और मूंग की दाल, सद्दफ ने बताया। अम्मी से कहकर कीमा ही मंगवा लेती। सजीला को अफसोस हुआ, आज अहमद ने कितने ही दिन बाद यहाँ खाना खाया था। महीना ख़त्म हो रहा है अभी, और अभी पहले आने में 3 दिन बाकी हैं। सद्दफ के जवाब के बाद बहस की गुंजाइश नहीं थी। अब्बा की पेंशन और ऊपर बने एक कमरे, किचन, वॉशरूम का मुख्तसर सा किराया, घर की गुजर बसर खींच तान कर ही महदूद रकम में हो रही थी। कई साल से इसने घर पर ट्यूशन का सिलसिला शुरू कर रखा था, मगर आसपास बसने वालों के हालात भी इनसे ज़्यादा कुछ मुख्तलिफ नहीं थे। कोई भी 100-200 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं था, और इस पर भी एक बड़े बच्चे के साथ किसी छोटे को मुंसलिक कर दिया जाता था। इसे अभी बिठा लो, कुछ थोड़ा बहुत बता दिया करो इसे भी। वो हमारे मुरब्बत के मुन्ने मियाँ के साथ भी दिमाग सोजी किए जाती। ज़ोहर से खिला मकतब इशा तक चलता, और महीने के आखिर में हाथ आते महज 500-600 रुपये। तंग आकर इसे सोशल वर्क का ये सिलसिला बंद ही करना पड़ गया। अब यहाँ सतार भाई की गारमेंट फैक्ट्री में आकर वक्त का दुरानिया लंबा था। कम से कम पैसे भी इतने तो मिल ही रहे थे कि फ़रागत का एहसास होने लगता था। महीने के इब्तदाई हफ्ते में ही सही। पिछले महीने में इसने अम्मी को और सद्दफ के लिए कॉटन के सूट खरीदे थे। 500 रुपये अहमद ने उधार लिए। इससे पिछले महीने में अहमद की सालगिरह थी। फूफो कई दिन पहले इसे याद दिलाना शुरू कर देती थी। इन्हें बड़ा अरमान होता था कि अहमद के लिए ईदी बकरीद के अलावा सालगिरह और नए साल पर भी होने वाले ससुराल से गिफ्ट आए। सजीला को अम्मी की टेंशन दूर करने के लिए कई माह पहले से ही बचत शुरू करनी पड़ती थी। इस बार ज़रा आसानी ही रही। अहमद के लिए तहफ़ तो अच्छे चले गए थे, पर बाकी महीने हाथ ज़रा खींच कर ही रखना पड़ा था। अब इस महीने के लिए भी इसके जहन में कई प्रोग्राम थे। अब्बा के लिए 2 सूट ज़रा अच्छे कपड़े के, और इनके सारे ही जोड़े धुल धुल कर अपना रंग खो बैठे थे।
सजीला को पता था कि वो ना तो कभी किसी कमी का इजहार करेंगे और ना ही खुद अपने लिए कुछ खरीद कर लाएंगे। ये काम इसे ही करना था। और क्या खबर अहमद भी 500 रुपये वापस कर दे तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा। इसने दिल ही दिल में कुछ और जमा जोड़ की। अहमद इस बार इतवार को आया। सजीला घर पर ही सद्दफ सफाई कर रही थी और वो खुद जल्दी जल्दी खाना पकाने में मसरूफ़ थी। काम से फारिग होकर बाजार जाने का प्रोग्राम था। अहमद दरवाजे से सीधा किचन में चला आया। शुक्र है तुम घर पर मिली तो सही, बहुत दिल लगता है तुम्हारा फैक्ट्री में। इसका लहजा चुपता हुआ था, मगर आज वो इतने दिन बाद दिखाई दिया था। वो इस खुशी में ये बासानी इसके तंज को नज़रअंदाज कर गई। कैसे हो? फूफो को भी लेकर आना था ना, कितने दिन हो गए इनसे मिले हुए। गो इनके यहाँ कोई पाबंदी नहीं थी और बचपन की इस मंगनी को बड़ी सरसरी से अंदाज में लिया जाता था, मगर वो खुद ही शुरू से इनके यहाँ जाने में बड़ी मोहतात रहा करती थी। फूफो इनकी बेटियों और खुद हमजा को भी इस बात का गिला रहता था, अगर वो नहीं आई तो तुम कौन सा इन्हें पूछने के लिए चली गई। इन्हें तो वैसे भी घर से निकलने की आदत नहीं है। सजीला मुस्कुराते हुए इससे चाय का पूछने लगी। चाय तो पीऊँगा, मगर खाना भी खाऊँगा। आज मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बाहर बरामदे में से अम्मी अहमद को आवाज़ें दे रही थी। अब्बा घर पर ही थे और इन्हें यही खदशा हो रहा था कि अहमद को वहाँ सजीला के सर पर खड़ा देखकर वो हस्बे आदत एतराज़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। अहमद इनके पास चला गया तो सजीला ने आज के मेन्यू पर नज़रसानी की। फ़कत आलू, बैंगन और रोटी। पिछली बार भी जब वो इसकी गैर मौजूदगी में आया था तब भी दाल पालक खा कर गया था। आज तो कुछ तलाफ़ी करना लाजमी थी। अब ये आकर बैठ गए हैं। बाजार जाना तो क्या, भाड़ में। सद्दुफ ने बेजारी से किचन में आई तो वो पर्स में से निकाल कर लाए पैसे पकड़े खड़ी थी। बराबर में खाला से कहना कि किसी को भेज कर 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन मंगवा दें और साथ में एक छोटी मोटी सी लिस्ट। इस हंगामी दावत के सिलसिले में तैयार हो गई थी। बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे आपा। अमर भाई की कौन मेहमान थोड़ी है, और इनके अपने घर में ऐसा क्या पकता है। पिछली बार जब मैं अम्मी गए थे तो फूफो ने बगैर बघार की हुई दाल सामने रख दी थी। ना चावल, ना कोई सलाद और चटनी, बस रोटी के साथ दाल खाकर हम वापस अपने घर आ गए थे। फूफो के यहाँ की मदारात सद्दफ के दिल को बुरी लगी थी। बहुत अच्छी बहन है मेरी, शाबाश। खाला के हाथ चली जा भागकर सद्दफ मुंह बनाती हुई 500 के नोट को हाथ में थाम कर गई तो इसे थोड़ा इत्मीनान हुआ। सद्दफ को बाजार ना जाने का बड़ा ही रंज था। इस गरीब के पास आने जाने के चंद गिने चुने ही ऑप्शन होते थे। सबसे ज़्यादा खुश व खरोश इसे बाजार के नाम पर ही महसूस होता था। नित नए सामान से सजी दुकानें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल और छोटी छोटी चीज़ों के लिए भाव ताव करने में इसे बड़ा मज़ा आता था। और अपने लिए की हुई शॉपिंग, ख्वाह कितनी ही थोड़ी क्यों ना हो, इसे बहुत सारी खुशी फ्राहम करती थी। आज का प्रोग्राम बुरी तरह ख़राब हुआ था। खाने के बाद चलेंगे, पूरी शाम पड़ी है अभी तो। चिकन बिरयानी पकाते हुए सजीला इसे दिलासे देने लगी, मगर इसका मूड ठीक होना था, ना हुआ। अभी खाना खाते खाते 3 बज जाएंगे और फिर अहमद भाई का चाय को दिल चाहेगा 2-3 बार बनवा कर पियेंगे, फिर कहीं असर के बाद वो यहाँ से उठेंगे। देख लेना, साहब का तजर्बात की रोशनी में इसने पूरी कतियत के साथ पेशगोई की। इस बार सजीला जवाब पर खामोशी रही। अब्बा को कोई बुलाने आ गया था। अब इनकी वापसी जोहर की नमाज पढ़कर ही होनी थी। खाना इसके बाद ही खाया जाना था। अभी थोड़ा सा वक्त बाकी था। सजीला काम से फारिग होकर खुद भी बरामदे में आ बैठी। सर्दियों की नरम धूप बरामदे को घेरे हुए थी और अंदर कमरे में सदफ बड़े नुमाक से टीवी के आगे बैठी कोई खाना पकाने की तरतीब नोट कर रही थी। सजीला तख्त के एक कोने पर टेक गई। तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना है मर? अम्मी वज़ू के लिए उठी तो इसने बड़ी नरमी से पूछा था, मगर वो फिर भी झुंझला गया। क्या बनना था? सारे फैसले पहले ही कर लिए जाते, बेकार की फॉर्मेलिटी होती है। ये इश्तहार और इंटरव्यू में तो फैसला कर लिया है, आइंदा इस तरह के इश्तहारात देख कर दरख्वास्त ही नहीं दूंगा। बहुत अरसे से ये मौजू इसकी दुखती रग बन चुका था। इस तरह मसले तो हल नहीं होगा ना, इतना मनफी क्यों सोचने लगे हो आखिर? सजीला ने समझाना चाहा। जेब में पैसे हों तो सब मसले हल हो जाते हैं। वो बड़ी बेनियाजी से सर झटक कर बोला, और ये पैसे कहाँ से आएंगे जब तक कोई काम नहीं करोगे? सजीला ने बमुश्किल ही खुद को ये कहने से रोका था, वरना वो ताव में आकर भी इस फौरन ही उठ कर चला जाता।
اور اتنے جتن کر کے پکائی گئی بریانی یوں ہی جاتی۔ تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ ماحول تو ٹھیک ہے نا وہاں کا؟ سجیلا کی خاموشی موضوع بدلنے کا سبب بنی۔ ہاں ٹھیک ہی ہے، وہاں تو ساری عورتیں ہی ہوتی ہیں، اور پھر کام بھی اتنا ہوتا ہے کہ سر اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یوں ہی موہوم سی امید تھی کہ شاید وہ ہمدردی میں اتنا ہی کہہ دے کہ اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں، خود کو مت تھکایا کرو، مگر اس نے ایک نقطہ اعتراض کا بھی نہ اٹھایا۔ عورتیں بھی ساری ٹھیک نہیں ہوتی، زیادہ مراسم بڑھانے کی ضرورت نہیں، کسی سے بس اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ سجیلا نے تابیداری سے ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمد آپ سنجیدگی سے کسی بھی کام کو سیٹ کرو پلیز، بے شک تھوڑی تنخواہ ہو، شروع میں آہستہ آہستہ بڑھ ہی جاتی ہے۔ وہ پھر سے اصل بات پر آئی، تم کیا سمجھتی ہو میں جان بوجھ کر نوکری نہیں کرتا؟ ملے تو صحیح، جتنی ٹینشن خود مجھے ہے اس کا تو کسی کو اندازہ ہی نہیں۔ تمام کوشش کے باوجود بھی آخرکار اس کا موڈ خراب ہو ہی گیا تھا۔ ساری کوشش اکیلا خود ہی کر رہا ہوں، ساتھ دینے والا کون ہے میرا؟ ہر ایک کو بس یہی فکر ہے کہ کسی نہ کسی طرح کمائی کر کے پیسے سب کے ہاتھ پر رکھنے لگوں۔ سجیلا کے دل پر ٹھک سے کوئی چیز لگی۔ اتنے عرصے سے جو کچھ بھی وہ اس کے لیے کر رہی تھی، خواہ وہ کتنا ہی کم تھا، مگر اس کے دل میں ذرا بھی قدر نہیں تھی کسی بات کی بھی۔ اور تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ آرام سے نوکری کر رہی ہو، تمہارے گھر میں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ہمارے گھر کی طرح ماموں کی پینشن، گھر کا کرایہ، تمہاری تنخواہ، گھر میں ہر طرح کی خوشحالی ہے۔ ابا کی معمولی سی پینشن، اوپر کے حصے کا فقط 1500 کرایہ، اور اس کی یہ گارمنٹ فیکٹری کی نوکری۔ اگر احمد کو خوشحالی کی نوید سنا رہے تھے تو تردید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ٹھنڈی سانس اس نے اپنے اندر ہی اتار لی۔ اصل میں خالہ اب جلدی کر رہی ہیں صدف کی شادی کے لیے، اگلے سال وہ اور خالو حج پر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ابا کی مرضی ہے کہ دونوں۔ وہ کچھ جھجک کر خاموش ہو گئی۔ صدف کی چھوٹی خالہ کے ہاں بات طے تھی۔ امی ابا یہاں اپنے طور پر یہی فرض کیے بیٹھے تھے کہ دونوں کی شادیوں سے بیک وقت ہی نبٹ لیا جائے گا، تو کیا پرابلم ہے؟ صدف کی شادی اگر پہلے ہو جائے، اور اماں تو ویسے بھی دو شادیوں کے بیک وقت ہونے کی مخالف ہیں، کہتی ہیں کہ ضرور ہی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ بڑی بے پرواہی سے کہتے اس نے اعتراض کی بجائے تسمیہ بھی بتا دی۔ اماں نماز ختم کر کے آ چکی تھیں، سو بات خود بخود ہی ختم ہو گئی۔ صدف اندر کمرے میں دسترخوان بچھا رہی تھی۔ ابا عموماً تھوڑی دیر کر کے ہی گھر آئے تھے، محلہ کمیٹی کے رکن تھے، اسی حساب سے ان کی اپنی مصروفیات رہتی تھی، پر اس وقت وہ فارغ ہوتے ہی فوراً گھر آ گئے۔ میں نے سوچا احمد میاں کو گھر جانا ہوگا، جلدی سے کھانے سے فارغ ہو جائیں پہلے، وہ برآمدے میں کھڑے کہہ رہے تھے۔ گھر میں سبھی کو اندازہ تھا کہ ابا کو احمد کا یہاں زیادہ آنا پسند نہیں، اور شاید احمد کو بھی ان کے لہجے کی رکھائی کو محسوس کر کے سجیلا کو ایسے ہی وہم ستاتے تھے۔ کھانا مزیدار تھا، خود احمد نے بھی بہت تعریف کی۔ امی اسے متوقع داماد کا پورا پروٹوکول دیا جاتا تھا، کتنی ہی بار انہوں نے اس کی پلیٹ میں چن چن کر اچھی بوٹیاں ڈالیں، جتنی ضرورت ہوئی خود لے لے گا، تم کیوں زبردستی کر رہی ہو؟ بیمار ڈالنے کا ارادہ ہے کیا اس کو؟ ابا کو ان اختلافات جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا، سو ایک دو بار انہوں نے ٹوک بھی دیا۔ سجیلا خاموشی سے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے بیٹھی تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اتنا کچھ کر کے بھی اس کا دل بری طرح دکھا تھا۔ احمد کی حد سے بڑی ہوئی بے حسی، ابا کی بے اتنائی، معلوم نہیں آگے کیا قسمت رنگ دکھانے والی تھی۔ 3:30 بج رہے ہیں، 2 بسیں بدل کر تم گھر پہنچو گے، اچھا خاصا وقت درکار ہے، اب نکلو گے تو پہنچتے پہنچتے مغرب ہو جائے گی۔ جب وہ اور صدف برتن اٹھا رہی تھیں تو ابا کو اس نے کہتے ہوئے سنا۔ ابا اپنے بھانجے کی عزت افزائی خوب ہی فرماتے تھے۔ صدف کچن میں آ کر خوب ہی ہنسی۔ سجیلا خاموشی سے چائے کا پانی رکھنے لگی۔ اسے ابا کا اس طرح سے کہنا بھی اچھا نہیں لگا تھا، کون سا وہ روز روز آیا کرتا تھا، پھر بھی وہ ایسا برتاؤ کرتے تھے، مگر امی بہرحال تلافی کرتی تھیں۔ چائے کے بہانے بھی انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ احمد کو گھنٹہ بھر اور بٹھائے رکھا۔ ابا مایوس ہو کر عصر کی نماز کو مسجد روانہ ہوئے، تب وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ 2 منٹ رک جاؤ، امی نماز پڑھ لیں، سجیلا نے کہا تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا تھوڑا سا قریب آ گیا۔ تھوڑے پیسے ہوں گے تمہارے پاس؟ بہت سخت ضرورت ہے، اسی لیے آیا ابھی تھا، تمہارے علاوہ اور ہے بھی کون جس سے میں مدد کے لیے کہوں؟ وہ اتنی بے چارگی سے کہہ رہا تھا کہ سجیلا کو اپنا دل پگھلتا ہوا سا محسوس ہونے لگا۔ ٹھہرو میں ابھی لاتی ہوں، وہ کہتی ہوئی تیزی سے کمرے میں چلی گئی۔ پرس میں چند دن پہلے ملی تنخواہ ابھی باقی تھی، مہینہ بھر آنے جانے کا کرایہ، ابا کے لیے خریدے جانے والے سوٹ اور ضرورت کی چند چھوٹی موٹی چیزیں۔ اپنی ساری ترجیحات اس کا ہاتھ روکنے کے لیے تیار تھی۔
چند لمحوں کے لیے وہ مخمصے میں ہی رہی۔ معلوم نہیں اسے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر 100-200 میں ہی کام چلا لے تو کتنا اچھا ہو۔ پوچھ لینا چاہیے تھا کہ کتنے پیسے اسے چاہیے۔ سجیلا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب کیا جا سکتا تھا؟ کیا خبر 100-200 دیکھ کر وہ ناراض ہی ہو جاتا؟ اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو کھانے پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے یہی اسے دے دیتی۔ بے حد لگن کے ساتھ پکائی ہوئی بریانی اسے دوسری غلطی محسوس ہو رہی تھی۔ الجھے سے انداز میں 500 کا نوٹ لے کر وہ واپس برآمدے میں آئی تو وہ وہیں کھڑا تھا۔ بس اتنے ہی ہے، میں تو سمجھا تھا کہ ابھی تنخواہ ملی ہے تو شاید۔ احمد کے لہجے میں بڑی مایوسی تھی۔ اصل میں ابھی سارے خرچے بھی باقی ہیں احمد، وہ شرمندگی سے صفائی پیش کرنے لگی۔ کچھ دن میں کسی دوست سے لے کر تمہیں واپس کر دوں گا۔ احمد کا اصرار بڑھنے لگا تو وہ انکار بھی نہ کر سکی۔ بہت شکریہ سجیلا، تم نے اس وقت میری بڑی پریشانی دور کی۔ خدا نہ کرے اگر میری زندگی میں تم نہ ہوتی تو شاید میں بالکل ہی حوصلہ کھو بیٹھتا۔ مزید 500 لے کر اسے بڑی تسلی ہوئی۔ وہ محبت سے سجیلا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہی ایک نظر تھی جو ساری کوفت، ساری ٹینشن بھلا دیتی تھی۔ آج کی پریشانی کل کی خوشیوں کی نوید سناتی محسوس ہوئی تھی۔ امی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو احمد خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ صدف البتہ اتنی ناراض تھی کہ ٹی وی کے سامنے سے اٹھ کر اسے رخصت کرنے کے لیے بھی نہیں آئی تھی۔ تم نے پرس سے نکال کر اتنے سارے پیسے احمد بھائی کو پکڑا دیے آخر کس خوشی میں؟ وہ سجیلا کو پرس میں سے پیسے نکالتے ہوئے دیکھ چکی تھی اور اب بذات خود اس کے پرس کو چیک کر کے جواب طلبی پر اتر آئی تھی۔ احمد پریشان تھا، کچھ دنوں میں واپس کر دے گا۔ وہ بڑی نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ شکر تھا کہ صدف کو پچھلے ماہ کے 500 کا علم نہیں ہو سکا۔ کبھی نہیں دیں گے وہ، پہلے بھی تم نے بشر بڑھایا کرتی تھی، جب بھی وہ 150 لے کر ہی جایا کرتے تھے، کبھی واپس کیے۔ وہ بدستور خفا تھی اور پورے یقین کے ساتھ جو پیش گوئی وہ کر رہی تھی وہ بھی حرف بحرف پوری ہوئی۔ احمد نے باقی پورے ماہ شکل تک نہیں دکھائی۔ اوپر سے ستم یہ ہوا کہ اوپر کے کمرے والے کرایہ دار جو پچھلے مہینے کے آخری ہفتے میں محض 10 دن کے لیے پنجاب گئے تھے، انہوں نے اپنے قیام کی مدت بڑھا دی تھی، سو اس ماہ اوپر کا کرایہ بھی وصول نہ ہوا۔ ہاتھ ایک دم ہی تنگ ہو گیا۔ بہت سے ضروری اخراجات میں سے کٹوتی کرنی پڑی۔ ناشتے میں سے انڈا یکسر ہی ختم کر دیا گیا اور گوشت جو ہفتے میں ایک بار 1.5 پاؤ ڈال کر پکا لیا جاتا تھا، اس ماہ وہ سلسلہ بھی موقف رہا۔ کوئی بل بھرا نہیں جا سکا اور اگر جس دن ابا اپنے انہی دھلے دھلائے اڑی ہوئی رنگت والے سوٹ میں اپنے دوست کی بیٹی کی تقریب نکاح میں شریک ہونے کے لیے گئے، اس دن سجیلا کے دل میں احمد کی طرف سے گلہ جڑ پکڑنے لگا۔ کیا تھا اگر وہ سارے نہیں تو آدھے ہی پیسے واپس کر جاتا، کسی سے لے کر ہی صحیح، آخر ان کے گھرانے کے باقی سارے خرچ بھی تو چل رہے ہوں گے۔ وہ سوچ سوچ کر رنجیدہ ہوتی تھی۔ فیکٹری میں شالی اور نگینا بھی اس کے چپ چپ رہنے کو نوٹ کر رہی تھی، کئی بار اصرار کر کے پوچھنا بھی، مگر اصل بات بتانے میں اسے خود بھی اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ مہینہ ختم ہونے میں ابھی 6 دن باقی تھے۔ اس روز وہ ان دونوں سے زیادہ خاموش تھی۔ ذہن بار بار پرس میں پڑے فقط 24 روپے کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ ہی جانے اب باقی دن کس طرح کٹیں گے۔ چائے کے وقفے میں وہ شالی کی باتوں کے جواب میں یوں ہی ہوں ہاں کیے جا رہی تھی۔ نگینا حسب عادت ابھی آئی کہہ کر جو غائب ہوئی تو آدھا گھنٹہ گزرنے کو تھا، اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ اس کی گمشدگی اب پرسرار نہیں رہی تھی۔ کھپڑیل والے برآمدے کے آخری سرے پر بنے چھوٹے سے آفس میں کام کرنے والے فخر سے اس کے بڑے غضب کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی۔ سچ کہتی ہوں، فخر ہی وہ انسان ہے جس کے ساتھ میں ہمیشہ میرے دل نے خواہش کی تھی۔ نگینا جیسی پیٹ کی ہلکی لڑکی زیادہ دن یہ راز چھپا نہیں سکی تھی، مگر اب جس تیزی سے وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہوتی جا رہی تھی، وہ شالی اور نگینا دونوں کو ہی حیران کر رہی تھی اور پریشان بھی۔ سو اس وقت بھی یہ طے شدہ بات تھی کہ وہ آپا سکینہ کی آنکھوں میں دھول چونک کر وہی کرسی پر بیٹھی فخر کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہوگی۔ کم از کم مجھے تو بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ میں تو اپنا سارا دکھ درد تمہیں سناتی ہوں مگر تم ہمیشہ مجھے غیر سمجھتی ہو۔ شالی کے لہجے میں خلوص بھی تھا اور درد مندی بھی۔ سجیلا سخت سی نگاہوں سے اس کے چہرے کو تکے گئی۔ شالی کی گہری سانولی رنگت اور معمولی نقوش کے پیچھے ایک بڑا خوبصورت دل تھا۔ سجیلا کو اسے بتانا ہی پڑا، بس اتنی سی بات۔ اس نے مڑ کر اپنی چادر کے ساتھ رکھے پرس کو اٹھایا۔ یہ لو۔ اس نے 150 کے ملے جلے چند نوٹ اس کے ہاتھ میں تھپائے۔ تھوڑے اور بھی ہیں، گھر رکھے ہوئے، کل میں اور بھی لے آؤں۔ سجیلا نے لے لیے۔ وہ 450 روپے تھے۔
نہیں بس بہت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارا شکریہ ادا کروں شالی۔ انشاءاللہ تنخواہ ملتے ہی سارے پیسے لٹا دوں گی، سجیلا ممنونیت سے کہنے لگی تو وہ الٹا خفا ہو گئی۔ پھر وہی غیریت والی بات، میں تو کہتی ہوں اپنی بہنوں سے بھی بڑھ کر سمجھتی ہوں سجیلا، تمہاری دوستی میں اپنا دکھ بھولتے رہتی ہوں اور تم ہو کے سجیلا کو باقاعدہ معافی مانگنی پڑی۔ یہ نگینہ کچھ زیادہ دیر ہی کے لیے غائب نہیں ہو جاتی۔ کل سکینہ آپا اسے سیٹ پر نہ دیکھ کر ناراض ہونے لگی تو مجھے بہانہ کرنا پڑا کہ واش روم گئی ہے۔ شالی کو نگینہ کی فکر ہو رہی تھی، اتنا سمجھاتی ہوں مگر کان ہی نہیں دھرتی۔ اسے فخر کی محبت میں کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ سجیلا جواب پر خاموشی رہی۔ محبت میں انسان یوں ہی اندھا بہرا اور گونگا ہو جاتا ہے، یہ بات وہ بھی جانتی تھی، تمہیں پتہ ہے۔ شالی اس کی طرف رازدارانہ انداز سے جھکی۔ اب تو یہ دونوں باہر بھی ملنے لگے ہیں، کبھی کسی پارک کبھی کسی ریسٹورینٹ۔ نگینہ کہہ رہی تھی کہ اب کسی دن فلم دیکھنے جائیں گے، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ سجیلا کو گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ تمہیں اسے سختی سے منع کرنا چاہیے تھا، ابھی کتنا جانتی ہے وہ اس لڑکے کو، اگر وہ اتنا ہی مخلص ہے تو اپنے گھر والوں کو بھیج کر رشتہ مانگ لے باقاعدہ۔ لو وہ آ رہی ہے سامنے، شالی نے سامنے سے آتی نگینہ کو دیکھ کر کہا۔ چند ہی لمحوں میں وہ ان کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ پتہ ہے آج مجھے فخر نے کیا دیا؟ اس کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا اور چہرہ کسی اندرونی خوشی سے چمک رہا تھا۔ سجیلا کو فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ نگینہ کو نصیحت کرنے کے لیے یہ بالکل بھی موزوں وقت نہیں۔ آس پاس لڑکیاں اپنا کام دوبارہ شروع کر چکی تھیں، سو وہ بھی اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہاں سکینہ آپا نے کئی جاسوس چھوڑ رکھے تھے جو انہیں ساری خبریں دیتی تھیں۔ نگینہ اگر ابھی تک بچی ہوئی تھی تو محض اپنی ہوشیاری اور چرب زبانی کی وجہ سے۔ سجیلا یہ دیکھو، تھوڑا سا جھک کر اس نے چھوٹے سے چھاپر سے کچھ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ایک بریسلٹ تھا اور اس کے ساتھ ایئر رنگز، ویسے ہی جیسے عام طور پر مصنوعی زیورات کی جگہ جگہ لگے اسٹالز پر ملتے ہیں۔ اچھا ہے نا، فخر نے دیا ہے، بالکل نیا ڈیزائن ہے۔ نگینہ نے ذرا سی دیر میں بہت ساری خوبیاں ڈھونڈ لی تھیں۔ سجیلا نے یوں ہی مروتاً سر اس بات میں ہلا دیا۔ اسے جیولری سے کوئی ایسی دلچسپی نہیں تھی، یہ صدف کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ شالی نے بھی نگاہوں سے سر ہلا دیا مگر نگینہ کی تسلی نہیں ہوئی۔ ابھی 2 ہفتے پہلے فخر نے مجھے ایک پرفیوم بھی دیا تھا جب میں اسے ملنے اتوار کے دن گئی تھی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا نگینہ اگر کوئی دیکھ لے؟ ویسے بھی تمہارے بھائی بہت سخت مزاج ہے، اگر کوئی بات ان تک پہنچ گئی تو؟ سجیلا نے اس کے دل میں تھوڑا سا ڈر بٹھایا۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں، بھائیوں کو کون سا میری پرواہ ہے، اپنے بیوی بچوں میں گم ہے، اماں بھی انہی کی خوشنودی میں لگی رہتی ہیں، میری کس کو فکر ہے وہاں؟ اب جو میرا دل چاہے گا میں وہی کروں گی۔ نگینہ کے لہجے میں بڑی بے خوفی تھی اور چہرے پر کچھ کر گزر جانے کی کیفیت تھی۔ سجیلا کو بڑا ڈر سا لگنے لگا۔ سامنے سے سکینہ آپا راؤنڈ پر آ رہی تھی، انہیں باتیں کرتا دیکھ کر یقیناً برا مناتی۔ سو نگینہ کا شاپر اسے پکڑا کر وہ خود سامنے رکھی مشین پر جھک گئی، مگر کسی وقت فرصت سے نگینہ کو سمجھانے کا ارادہ ضرور دل میں پکا کر لیا تھا۔ مہینہ ختم ہونے پر تنخواہ ملتے ہی سب سے پہلے شالی کے پیسے واپس کیے، حالانکہ وہ منع بھی کرتی رہی، پھر بھی کسی نہ کسی طرح سجیلا نے اسے وہ رقم واپس لینے پر مجبور کر ہی دی۔ مجھے کرنا کیا ہے پیسوں کا، نہ بچے نہ گھر بار، پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے ماں باپ کے در پر۔ میں تو یہ نوکری صرف اپنی تنہائی بانٹنے کے لیے کرتی ہوں، اگر تم یہ پیسے اپنے پاس رکھ لیتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ شالی پیسے ہاتھ میں لے کر آزردہ سے لہجے میں کہنے لگی۔ اس کا ڈپریشن بڑھتا ہی جا رہا تھا، وہ روز روز اپنے آپ سے بے پرواہ ہو رہی تھی۔ کئی دن تک ایک ہی سوٹ پہن کر فیکٹری آتی رہتی، بے توجہی اور مستقل مایوسی میں گھرے رہنے کی وجہ سے اس کی رنگت اور بھی زیادہ سیاہی مائل ہو رہی تھی اور چہرے کی رونق بھی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ سجیلا اور نگینہ دونوں ہی اسے جب موقع ملتا سمجھاتی مگر وہ کچھ اثر نہ لیتی۔ مجھے پتہ ہے کہ اب کچھ اچھا نہیں ہوگا، اگر میری قسمت میں خوشی ہوتی تو اشرف سے مل ہی جاتی۔ امید کی آخری کرن بھی وہ گنوا چکی تھی اور اب کسی خوش فہمی کے قریب بھٹکنے پر تیار نہیں تھی۔ اس طرح خود کو مستقل اذیت میں رکھنے سے کیا حاصل ہے بھلا؟ اشرف نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب ساری عمر لکیر پیٹتے ہوئے تو نہیں گزاری جا سکتی۔ سجیلا غصے میں آنے لگی۔ شالی آج پورے دن کی چھٹی کے بعد آئی تھی، اس کی بیماری کی اطلاع تو فیکٹری تک آ گئی تھی مگر اس بیماری کی وجہ اس نے بذات خود صبح سویرے جب وہ تینوں بس میں گٹھی ہوئی تھی تب سنائی تھی۔ اشرف کی دوسری شادی کنفرم ہو چکی تھی اور اب باقاعدہ اسی عورت کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگا تھا۔
शाली आस पास मुसाफिरों की परवाह किए बगैर ये खबर सुनाते हुए फूट फूट कर रोने लगी थी। नगीना और सजीला को इसे चुप कराना बहुत मुश्किल हो गया था। फैक्ट्री में साथ काम करने वाली तकरीबन सभी लड़कियों को शाली का सारा किस्सा मालूम था। बारी बारी सभी ने आकर इजहार अफसोस किया था। शाली सर झुकाए बैठी रही। सजीला को इसकी हालत देख देख कर अब गुस्सा आ रहा था। अगर अब यही रोना सारी ज़िंदगी जारी रखना है तो गुजर गई शाली बीबी। अरे सीधी तलाक लो, इससे करो शुरू अपनी नई ज़िंदगी। दूसरों को तो तुम बहुत मशवरे देती हो। दोपहर के खाने के वक्फे में थोड़ी फुर्सत मिली तो इसने ठीक ठाक खबर ले डाली। तो और क्या, बल्कि मैं तो कहती हूँ इस बार बहुत देखभाल कर अपनी पसंद से शादी करना, देखना बहुत खुश रहोगी। आज नगीना ने भी बड़ी कुर्बानी दी थी, जो शाली की वजह से फाहर से मुलाकात के लिए ऑफिस का चक्कर नहीं लगाया था। कौन करेगा मुझसे शादी? शाली आंसू साफ करते हुए हल्के से बोली। ना रंग रूप ना ही तली, मुफ्त का बोझ कौन लाता है। शक्ल अच्छी होती तो अशरफ का दिल किसी और पर आता ही क्यों? इसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। सजीला ने बेख्तियार ही अंगुलियों से माथे को छुआ तो वो कुछ जीप सी गई। असल में तुम और नगीना माशाल्लाह अच्छी सूरत की हो, इसलिए तुम नहीं समझ सकोगी। तुम्हें ऐसा कोई एहसास कमतरी नहीं है सजीला। वो अपनी बात को वाज़िया करना चाह रही थी, मगर सजीला और नगीना के नज़दीक इस बात के ज़रा सा भी दम नहीं था। इंसान खुश रहे, अपना ख्याल रखे, मर्द हो या औरत, हमेशा अच्छा लगता है। तबीयतों में हज़ार इख्तलाफात के बावजूद दोनों में कम अज़ कम इस बात पर ज़रूर इत्तेफाक की राय था कि शाली पता नहीं कायल हुई या नहीं, मगर इन दोनों की मोहब्बत के आगे खामोश ज़रूर हो गई। अगले दिन फैक्ट्री में काम एकदम ही बढ़ गया था। जो बड़े ऑर्डर्स मालकान को मिल गए थे, ओवर टाइम भी काफ़ी चल रहा था और नई वर्कर्स भी रखी जा रही थी। जो औरतें बहुत तवील अरसे से यहाँ काम कर रही थी, वो इतनी तादाद में नए काम करने वालों की आमद पर यहाँ खिल रही थी। इन लोगों का ख्याल था कि नए आने वाले लोगों की चुस्त ओवर टाइमिंग पाने में प्राणों की हक तलफी हो रही है। आए दिन किसी न किसी की तकरार सुनाई दी जाती थी। सकीना आपा मामलात को सुलझाने में हलकान हो रही थी। एक दिन सितार भाई का बड़ा बेटा भी बतौर ख़ास विजिट पर आया और बड़ी हद तक सबको मुतमईन करने की कोशिश करके गया। शाली और नगीना दोनों ही ओवर टाइम लगा रही थी। शाली को तन्हाई से फरार के लिए बहानावर दरकार था, फिर ये भी था कि भाभीियों का मूड भी अच्छा रहता कि वो सारा दिन बाहर है और इन पर बोझ भी नहीं है। नगीना पर आजकल अपने जहेज़ जोड़ने की धुन सवार थी। अपने मुस्तकबिल के घर के लिए वो छोटी छोटी चीज़ें बड़े अरमान के साथ इकट्ठी किए जा रही थी। फ़ख्र से अब इसने सजीला के इसरार पर बहुत ज़ोर देकर कहा था कि इस बार वो हैदराबाद अपने घर जाए तो अपनी माँ को साथ लेकर आए, ताकि वो इन दोनों की रिश्ते की बात चला सकें। आजकल मिलने वाले इन अजाफी पैसों से वो बड़ी लगन के साथ अपने मुस्तकबिल के खाके में खूबसूरत रंग भरने में मसरूफ़ थी। आजकल सजीला वापसी में अकेली ही होती थी। इसके अब्बा और अम्मी की तरफ से इतनी देर रुकने के लिए इजाज़त नहीं मिल सकी थी। हालांकि इसने बहुत खुशामद की थी कि ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 3 दिन ही वो भी वहाँ रुक जाया करे। पैसों की ज़रूरत किसे नहीं होती, ये तो जितने भी हों कम ही दिखाई देते हैं। और अब तुम्हारी तो शादी भी करीब है। रात के खाने के बाद जब वो दोनों बहनें ज़रा फुर्सत में थी, सजीला सदफ को हमवार करने की कोशिश किए गई और वो पहले तो चुपचाप सुनती रही। फिर जब सजीला खामोश हुई तो बड़ी संजीदगी से बोली, ज़रूरतें कम भी तो की जा सकती हैं आप ही। ज़रूरी है कि पैसे कमाने के लिए इंसान इतना हल्कान कर ले खुद को कि फिर ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने से भी महरूम रह जाए। पैसे से आसानियाँ मैसर आ जाती हैं आप ही, लेकिन खुशी का सिलसिला कहीं से और भी जाकर जुड़ता है। और मेरी शादी में तो वैसे ही टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, अम्मी ने जो तैयारी करके रखी है वही बहुत है। सजीला हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। सदफ हमेशा से ही बिल्कुल बेवकूफ़ और नासमझ सी महसूस होती थी। आज पहली बार इसे लगा था कि वो ज़िंदगी के बारे में ना सिर्फ बड़ी वाज़िया सोच रखती है, बल्कि ये सोच इसके मुकाबले में बड़ी संजीदा और काबिल तलीद है। मुझे तो यही सोच कर अफसोस हो रहा था कि अगर इस वक्त अहमद भाई और फुप्पो भी ताउन कर लेते तो अम्मी और अब्बा बड़ी आसानी से हम दोनों ही से फारिग हो जाते। सद्दुफ के लहजे में बड़ा रंज था। सजीला हालांकि कसूरवार भी नहीं थी, फिर भी इसकी निगाह झुकने लगी। अहमद और इसके घर वालों के रवैये को चाहे कोई भी खूबसूरत नाम दे लिया जाता, मगर इससे छलकने वाली खुदगर्जी साफ दिखाई दे रही थी। सद्दुफ के लिए खाला के हाँ से सख्ती से जहेज के लिए मना करवाया गया था और ये फैसला खुद फहद ने किया था, जो कि सद्दुफ का मंगेतर था। काश ऐसी ही कोई बात हमजा भी कह देता। सजीला के दिल में कितनी ही बार ये बात
पिन की तरह चुभी थी। फूफो ने अब्बा के लाख जोर देने पर भी एक साथ दोनों शादियों के होने पर रजामंदी ज़ाहिर नहीं की थी। सारा इल्ज़ाम अहमद पर ही रखती नहीं थी कि वो अभी राज़ी नहीं है, और अहमद से जब मुलाकात होती तो वो फूफो की मजबूरियाँ गिनवाने लगता। कौन सच्चा था, या फिर वो दोनों ही सच बोलने से डरते थे? नीयत का खोट अमल की राह में सबसे बड़ी रुकावट खड़ी करता है। ये तो हम ही बेवकूफ़ हैं जो एक गैर जिम्मेदार और जज्वी वक्त काम लेने वाले लड़के को बेटी सौंपने के लिए बेकरार हो रहे हैं। अभी चंद दिन पहले अब्बा ने बहुत झुंझला कर अम्मी से कहा था। ये भी परवाह नहीं की थी कि सजीला भी वहीं बैठी है। फ़हद की आला ज़रफ़ी के बाद इन्हें अहमद और भी ज़्यादा खिलने लगा था। और मेरी बात मानो तो अपनी शादी से पहले ये जॉब छोड़ देना, और वरना अहमद भाई और फूफो सारी ज़िंदगी तुम्हें पीसते ही रहेंगे। सदफ नरमी से जो कह रही थी वो सरासर एक बहन की मोहब्बत थी, मगर सजीला के दिलो दिमाग पर छाए गुबार को जैसे नक्काशी का मौका मिल गया। तुम सब लोग आखिर अहमद के पीछे क्यों पड़ गए हो? माना फ़हद इसके मुकाबले में हर तरह से बेहतर है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हर वक्त इसको जलील किया जाए। अपनी बात कहते कहते इसकी आवाज़ रुंधने लगी। सदफ जल्दी से अपनी जगह से उठकर सजीला के पास आ बैठी। मेरा ये मतलब नहीं था आपी। अच्छा प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे ख्याल से। बात अधूरी छोड़कर वो खुद रोने लगी तो सजीला को अपनी गलती का एहसास हुआ। सदफ बेचारी अब यहाँ चंद दिन ही की मेहमान थी, और आजकल वो खुद जुदाई के जिस एहसास के साथ गुजर रही थी, इसका अंदाज़ा किया जा सकता था। सजीला ने फ़ौरन ही आंसू साफ करके इसे गले से लगा लिया। मगर ये किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। अहमद की बेपरवाही और बेहिसी को अब बाकायदा नोट किया जाने लगा था। अब्बा को तो इससे ख़ास तौर पर चिढ़ हो चुकी थी। किसी किसी वक्त तो सजीला को लगता था कि बस ये रिश्ता टूटा ही टूटा, मगर अम्मी को बात किसी न किसी तरह संभाल लेती थी। सजीला मुंतज़िर ही रही कि वो कब इसे लिए गए पैसे वापस करे, मगर अहमद का खाता एक तरफा ही था। वक्तन फ़वक्तन इससे पैसे ले लेना अब इसकी आदत बन चुकी थी। फूफो आती तो इनका भी यही रोना होता कि हालात सही नहीं। सजीला की म्यूसी भरने लगती, मगर वो खुद फिर भी किसी न किसी तरह बहला लेती थी। घर में सदफ की शादी का हंगामा जाग उठा तो बहुत सारे दिन इसकी नज़र हो गई। गारमेंट फैक्ट्री से भी इसने पूरे 10 दिन की छुट्टी ली थी। सदफ की बारात भी मुख्तसर ही आई थी, और खाने पर महज 2 डिशेस ही रखी गई थी। बेजा इसराफ से बचते हुए ये शादी बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में अंजाम पाई। वैसे ही गाना बजाना भी हुआ, सब ने इंजॉय भी किया, मगर नो टेंशन। सजीला की फैक्ट्री से नगीना और शाली के अलावा और भी वो दूसरी लड़कियां शरीक हुई थी, खास तौर पर सकीना आपा, जिनकी आमद कतई गैर मुतवक्का थी। इन सब का खलूस और अपनाई थी काबिले कदर थी। शाली और नगीना ने अहमद को खास तौर पर देखा था। सदफ की शादी वाले दिन वो लग भी बहुत स्मार्ट रहा था। सूरत शक्ल अच्छी थी, बाकी कसर अच्छे कपड़ों ने पूरी कर दी थी। सजीला को इसे लोगों से मिलवाते हुए बड़ा फ़ख्र सा महसूस हुआ था। शाली ने बहुत खुलकर अहमद की तारीफ़ की थी, मगर नगीना ने किसी खास इश्तियाक का इजहार नहीं किया था। बावजूद तमाम तर वसील कल्बी के सजीला के दिल में यही घटिया सा ख्याल आया था कि वो इससे जल गई है। फ़खर अहमद के मुकाबले में बेचारा बिल्कुल ही क्या गुजारा सा है, और ऊपर से छिछोरा कितना। सजीला को नगीना से सुनी इसकी बातें याद आई। सदफ की शादी का हंगामा ठंडा पड़ा तो ज़िंदगी फिर से मामूल पर आने लगी। फैक्ट्री में गुज़िश्ता महीनों वाला काम का जोर अब बाकी नहीं रहा था। वही रोज़ का काम चल रहा था। आर्जी तौर पर रखे गए वर्कर्स की भी बड़ी तादाद कहीं और जा चुकी थी, और ओवर टाइम्स का भी अब वो आलम नहीं था। हर वक्त चलती मशीनों के बीच बैठकर सजीला को बड़े सुकून का एहसास हो रहा था। नगीना की काम के बीच आंख मचोली वाला सिलसिला अभी भी जारी था। इसके और फ़खर के बीच जो सिलसिला जारी था वो अब राज नहीं रहा था। सारी लड़कियों को खबर हो चुकी थी। शाली ने बताया, एक रोज़ नगीना की सबसे अहम इत्तेहादी सकीना आपा ने भी बहुत सख्ती से खबर ली है इसकी। बहुत अच्छा किया, यहाँ सब काम के लिए आते हैं। इस तरह बातों से माहौल ख़राब होता है और दूसरी लड़कियों पर भी असर पड़ता है। जीला ने कहा, मैं तो ये सोच रही थी कि हम दोनों को भी नगीना से दोस्ती कम कर देनी चाहिए। यहाँ पर हमारा तासुर भी अच्छा नहीं हो रहा। शाली की बात इसे ठीक ही लग रही थी। चंद लम्हे वो पुरसोच निगाहों से इसकी तरफ देखती रही, और अभी नगीना आ गई। आज इसने बहुत खूबसूरत कॉटन सूट पहन रखा था, जो देखने में खासा महंगा लग रहा था। नगीना ने भी शायद इसकी निगाहों में आई पसंदीदगी को भांप लिया था। एक फ़ख्रिया मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई थी। पिछले माह मेरी सालगिरह थी, फ़ख्र ने गिफ्ट किया था। मालूम है कितने का है?
नगीना ने रौब जमाना चाहा। तुम इतने महंगे तोहफे क्यों ले रही हो फखर से? आखिर क्यों वो तुम पर इतने पैसे खर्च कर रहा है? कल को तुम्हारे लिए कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए, इतना तो सोचो। नगीना से थोड़ी सी खफगी के बावजूद भी सजीला ने दोस्ती का हक निभाना चाहा, मगर वो जवाबन बेपरवाही से हंस पड़ी। वो मुझसे मोहब्बत करता है, ऐसी वैसी नहीं, सच्ची मोहब्बत, और इसीलिए मेरे लिए कुछ भी ले लेते हैं। इसे पैसों की परवाह नहीं होती। फिर भी अभी तो तुम दोनों के दरमियान कोई बाकायदा रिश्ता भी नहीं हुआ, फिर भी तुम। सजीला ने कहा तो नगीना इसकी बात काटते हुए बोली, ज़ाहिरी रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता सजीला, हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा है। और बुरा मत मानना, अहमद तो तुम्हारा मंगेतर है, करीबी रिश्तेदार भी है, मगर दिल का तंग है। वरना कभी तुम तो इससे इसकी लाई हुई कोई चीज़ हमें बहुत शौक से दिखाती। लड़कियों को तो बड़ा अरमान होता है कि इनके मंगेतर। हमारे दरमियान इस किस्म की बातों की अहमियत नहीं है। मैं अहमद के लिए कितनी अहम हूँ, इस बात का अंदाज़ा मुझे खुद है। सजीला को इसके 100% दुरुस्त तजिए से इनकार करते हुए खुद भी अपनी आवाज़ खोखली सी लगी। खुशफहमी है तुम्हारी, इन मर्दों के नज़दीक खुद इनके अपने अलावा कोई भी अहम नहीं होता। अपनी अहमियत औरत को साबित करनी पड़ती है, जैसे मैं कर रही हूँ। अभी से मेरी मुट्ठी में है फ़ख्र, बाद में तो। नगीना के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट सी मुस्कुराहट उभरने लगी थी। सजीला को इस लम्हे वो किसी आम सी लड़की के बजाय बड़ी जानिदा सी औरत महसूस हुई थी, जिसका फ़लसफ़ा ज़िंदगी इसके ज़ाती तजुर्बात का मरहून मिन्नत था। खूबसूरत लिबास के साथ मेकअप से रंगे खूबसूरत चेहरे से नहीं मालूम क्यों इसे घिन आने लगी थी। अपना मुकाबला हमसे मत करो नगीना, ये तो वक्त ही बताएगा कि खुशफहमी में मैं मुब्तला हूँ या तुम। और अहमद जैसा भी है, कम अज़ कम इस छिजोरे आवारा लड़के से 1000 दर्जा बेहतर है, जिस पर तुम भरोसा किए बैठे हो। इसके लहजे में इतनी तल्खी और हकारत थी कि बीच में बैठी टुकर टुकर दोनों का मुंह देखती शाली को मुदाखलत ही करना पड़ी। पागल हो गई हो तुम दोनों, बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। चलो खाना खाओ दोनों। इसने तीनों के लंच बॉक्स आगे को सिरकाए। रहने दो शाली, जब दिलों में इतनी तल्खी भरी हो तो ये दिखावे की दोस्ती बिल्कुल ही बेमायनी है। नगीना एक झटके से अपना लंच बॉक्स उठा कर खड़ी हो गई। शाली ने इसे रोकना भी चाहा, मगर वो तेज़ कदम उठाती हुई दूसरी तरफ चली गई। खड़पड़ वाले बरामदे में इस दोस्ती के ताबूत में आखिरी कील ठुक गया था। साथ काम करने वाली लड़कियों ने शुरू में तो इनके माबीन छाई सदमेरी का बहुत ज़्यादा नोटिस लिया। कुरेद कर इनसे वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए, मगर इस साहब का दोस्ती का इतना लिहाज इन्होंने ज़रूर रखा था कि किसी दूसरे के सामने एक दूसरे की बुराई से इज्तनाब करती थी। रफ्ता रफ्ता सभी इस नए मामूल के आदी हो गए। खड़पेल वाले बरामदे में अब लंच ब्रेक में शाली और सजीला साथ खाना खाती दिखाई देती। वो शाली की बराह रास्त नगीना से कोई नाराज़गी नहीं थी, मगर वो खुद ब खुद ही सजीला के साथ ग्रुप बना चुकी थी। इसकी ज़दनजी और मायूसी सजीला की हसास तबीयत के साथ ही मेल खाती थी। वैसे वो रस्मन नगीना से भी दुआ सलाम कर लेती थी, और आते जाते बस में अगर जगह का मसला होता तो नगीना के साथ बैठ भी जाती थी। सजीला ने इस दिन के बाद बिल्कुल ही परवाह करनी छोड़ दी थी कि वो क्या पहन रही है और कितनी बार अपनी सीट से गायब होती है। इसका दिल नगीना की तरफ से कुछ इतना ख़राब हो गया था कि अगर शाली भी नगीना के मुतल्लिक़ कोई बात छेड़ देती तो वो बात का मौजू बदल देती। चंद दिन बाद नगीना ने भी जगह तब्दील कर ली तो ये किस्सा तकरीबन ख़त्म ही हो गया। सजीला जितनी देर फैक्ट्री में रहती, वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलता, मगर घर में अब सदफ की गैर मौजूदगी में वक्त काटना दोबर हो रहा था। अब्बा हस्बे मामूल ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बाहर, अम्मी अब इसके ख्याल से शाम को इसके आ जाने के बाद कहीं नहीं जाती थी, मगर जो बातें वो सदफ से बेतकान कर लिया करती थी, अम्मी से कहाँ करती। अलबत्ता कभी कभी जब सदफ रहने के लिए आती तो बस ईद का समा हो जाता। वो अब सजीला के लिए परेशान रहा करती थी कि वो जल्द अज जल्द सजीला की शादी करने की कोशिश करे। इस बार वो निस्बतन जल्दी आ गई, ना कोई फ़ोन ना इतला, और अभी वो लोग हैरत भरी खुशी से निकले भी नहीं थे कि इसने वो खबर सुना दी जिसे सुनाने के लिए वो दौड़ी चली आई थी। अहमद भाई को तो बड़ी अच्छी जॉब मिल गई है, एक प्राइवेट फर्म में। फहद का इत्तफाकन ही जाना हुआ था, वहाँ इनसे मुलाकात हुई। इतवार का दिन था, घर पर अम्मी के साथ सजीला भी थी। वो दोनों ही इसकी शक्ल देखने लगी। ऐसा कैसे मुमकिन था? बेशक अहमद आजकल बहुत कम आता था, मगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले यही सुनाने आता। हो सकता है वो वहाँ कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए गया हो, फहद को कोई गलतफहमी हो। सजीला ने एक बोदा सा बहाना तलाशा। कैसी बातें करती हो आपकी? सदफ तेजी से बोली। शादी के बाद इसकी बात में खुद ब खुद ही वजन पैदा हो गया था। अहमद भाई वहाँ ऑफिस में बैठे बाकायदा फाइलें चेक कर रहे थे।
फहद को बताया कि अभी इन्हें वहाँ ज्वाइन किए 3रा हफ्ता है। देखो तो भला किसी ने फ़ोन तक करके नहीं बताया, खुशखबरी पर हमारा हक नहीं था। अब मियाँ जर्दा होने लगी। खुद सजीला के दिल को भी धक्का सा लगा। कैसी खुशखबरी थी जो दिल दुखाने का सबब बनी। अभी फ़ोन करें फूफो के घर? वैसे तो आए दिन ही बैठे रहते हैं अमर भाई। अच्छी जॉब क्या मिली? दिमाग खुद ब खुद ही 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अम्मी मुझे तो इन लोगों की नीयत ठीक नहीं लग रही। सदफ शायद अभी कुछ और भी कहती, मगर सजीला की आंखों में आंसू देखकर खामोश हो गई। अभी से अंदाजे कायम मत करो, मैं खुद बात करूंगी। और अभी अपने अब्बा से कुछ जिक्र मत करना। अम्मी ने कुछ सोचते हुए सदफ को हिदायत दी। वो सिर्फ इतला देने के लिए आई थी। थोड़ी देर ही बैठकर वापस चली गई। तभी अहमद की आमद हुई। देखा आज फौरन आए, पता था ना कि अब यहाँ इतला पहुँच चुकी होगी, देर नहीं लगेगी। सदफ ने दरवाजे से निकलते हुए सरगोशी की तो सजीला बस इसे देख कर ही रह गई। सदफ और फहद चले गए तो अहमद ने वो खुशखबरी सुना दी जो थोड़ी देर पुरानी हो चुकी थी। हाँ, बताया था सदफ ने अभी। मुबारक हो, अम्मी के अंदाज में बड़ी वाजिया रुखाई थी। अहमद ने इनकी तरफ देखा तो वो बड़ी संजीदा सी महसूस हुई। असल में मैं अभी तक कन्फर्म नहीं हूँ, इसलिए अच्छा नहीं लगा था। मैंने सोचा पहले पूरा इत्मीनान हो जाए। पता नहीं क्यों सजीला को ऐसा लगा जैसे वो झूठ बोल रहा है। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वो फजूल बात को झटक कर खड़ी हुई तो वो फौरन ही उठ गया। नहीं, चाय की ज़रूरत नहीं, मुझे चंद ज़रूरी काम है, बस चलता हूँ। अम्मी और सजीला दोनों ही हैरत से इसे देखने लगी। आमतौर पर जब वो आता था तो उठने का नाम नहीं लेता था और दोपहर का खाना तो लाजमी खाता था। फिर आऊँगा, फुर्सत है, इसने इनकी तसल्ली की खातिर ही कहा था और फिर फौरन ही उठकर चला गया। सजीला बहुत देर मलूल सी बैठी हुई थी। अगले दिन फैक्ट्री में भी गई। सर दर्द का बहाना करके सारा दिन अपने कमरे में ही गुजार दिया। इससे अगले रोज़ जब वो वहाँ पहुंची तो एक नई खबर वहाँ मुंतज़िर थी। इसके लिए इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। फिर भी फ़खर का ट्रांसफ़र कर दिया गया था यहाँ से सतार भाई ने। अब वो इनकी दूसरी फैक्ट्री में काम करेगा। चला गया यहाँ से कल लंच ब्रेक में। अच्छा, सजीला को सुनकर अच्छा ही लगा। ख्वामखा फैक्ट्री का माहौल ख़राब हो रहा था। नगीना तो कल बहुत रोई, कह रही थी कि सकीना आपा ने जानबूझकर फ़खर को यहाँ से भेजा है। लड़कियाँ इनसे मेरी शिकायतें करती थी। कहीं इनका इशारा हम दोनों की तरफ तो नहीं है? शाली के पास खबर के साथ खदशात भी थे। हमें क्या पड़ी है, नगीना की हरकतें छुपी हुई थोड़ी हैं, सबको ही पता है क्या यहाँ चल रहा है। सजीला ने बेपरवाही से कहते हुए इस तरफ देखा जिस तरफ अब नगीना बैठी थी। दरमियान में तो फासला था, मगर इतना भी नहीं था कि वो नगीना के चेहरे की अफसरदगी को ना देख पाती। अब वो सारा वक्त अपनी जगह पर ही दिखाई देती। फ़खर की जगह नया लड़का आ गया था। 1-2 बार वो आता जाता दिखाई भी दिया था। फ़खर से ज़्यादा खुश शक्ल था। शाली और सजीला दोनों को यकीन था कि नगीना की शौकियाँ फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू हो जाएंगी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नगीना सारा वक्त अपनी जगह पर बैठी काम करती रही और छुट्टी होते ही खामोशी से घर को रवाना हो जाती। इनका एक रूट ही था, सो बस में वो अलग होकर भी साथ ही थी। शाली की ज़ुबानी पता चला कि वो अब भी फ़खर से मिलती है। सजीला और इसके दरमियान शाही सर्द महरी बरकरार थी। किसी किसी वक्त सजीला का दिल बड़ा चाहता था कि वो इसकी अहमद की नई नौकरी के बारे में बताए कि वो अब कितनी बेहतरीन जगह पर काम कर रहा है और ज़माने भर का छछोरा फ़खर अब भी सतार भाई के किसी तंग से ऑफिस में बैठा गारमेंट्स का हिसाब किताब देख रहा हुआ। दिल ही दिल में इस घटिया सी मुकालबेबाजी से इसे बड़ी खुशी हासिल हुई थी। अहमद का आना जाना अब कम हो गया था। नया ऑफिस, नई जिम्मेदारियां। घर में अम्मी अब सजीला की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ रहने लगी थी। फूफो ने कहा था कि अब जल्द ही वो बाकायदा तारीख लेने वाली है। अहमद की बेतनाई का सारा गिला सजीला के दिल से जाता रहा। अब तो इसने दिल में यह हिसाब जोड़ना भी छोड़ दिया था कि अहमद पर इसका कितना कर्ज बाकी है। अब ये हिसाब किताब कितनी खूबसूरती लम्हे में बेबाक होना था। इस बार सद्दम वाला सिलसिला नहीं था। पुप्पो और इनके घराने को जहेज में हर शय की तवक्को थी और ये बात वो याद दहानी के तौर पर अरसे से कर रहे थे। सो इस बार अच्छी तरह तैयारी दरकार थी। सजीला की तनख्वाह अब इसी मद में खर्च हो रही थी। शादी इसे खुश देखकर खुश तो होती, मगर साथ में थोड़ी सी अफसुर्दगी भी घेर लेती। मैं यहाँ अकेली हो जाऊँगी। नगीना के साथ अब वो पहले वाली बात नहीं रही। वैसे भी इसे तो फ़खर के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। अब शाली जब भी ज़्यादा दिल घबराता इसी तरह बातें करती। सजीला इसे मायूसी से निकालने के लिए कुछ कहती, वो बेअसर ही जाता। खाला खालू कहते हैं कि आकर इनके साथ रहने लगो, मगर मैं सोचती हूँ कि क्या फ़ायदा। यहाँ हूँ तो आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात है। वहाँ रहूँगी तो अशरफ अपनी बीवी के साथ आता जाता दिखाई देगा, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो गोद में रखे अपने हाथों में हल्के हल्के से मसलते हुए कह रही थी,
कोई ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की, यहाँ कम से कम अपने पैरों पर खड़ी हो, माँ बाप के साए में रह रही हो, वहाँ जाकर इन लोगों के बेदाम गुलाम बन कर रह जाऊंगी। और बस सजीला को ये सोचकर ही बुरा लगा था कि शाली जैसी सितम रसीदा एक बार फिर इस आजमाइश की भट्टी में झोंकी जाए। खड़पल वाले बरामदे में नरम सी धूप फैल रही थी और फर्श पर हवा के सर्द झोंकों से टूट कर गिरने वाले तेज पीले फूल उड़ते फिर रहे थे। अम्मा रोज तो नहीं देती मगर दबे लफ्जों में कहती थी, ये वापस चली जाओ, इनका ख्याल है कि इसी में इज्जत है। शाली की आवाज़ धीमी होने लगी थी। किसी की इज्जत इस कमीने अशरफ की, जिसने एक बार धक्का देकर निकाला था, वापस इन्हीं के दरवाजे पर जाकर पढ़ना ज़रूरी है क्या? सजीला को बहुत ज़ोर का गुस्सा है। शाली ने कुछ कहने के लिए लब खोले थे मगर तभी सजीला के पीछे कुछ देखकर एकदम ही चौंक गई। अरे इसे क्या हुआ? बेसाख्ता ही इसके मुंह से निकला। सजीला ने यूं ही बैठे बैठे मुड़ कर देखा। थोड़े फासले पर नगीना खड़ी थी, मलगजे से कपड़ों में, मेकअप के बगैर। इसका चेहरा थोड़ा बेरौनक सा लग रहा था। पिछले 2-3 दिन से वो यहाँ नहीं आ रही और अब आई है तो इस वक्त जब लड़कियां खाने के वक्फे में बाहर आई थी। कोई ज़रूरी बात है? ठहरो मैं पूछ कर आती हूँ, शाली कहती हुई उठी और सजीला का जवाब सुने बगैर आगे बढ़ गई। लड़कियों का एक ग्रुप पहले ही नगीना को घेरे खड़ा था, सिर्फ तवज्जो हासिल करने की राह में। चंद ही लम्हों बाद जब वो शाली के कंधों से लगकर रो रही थी तो सजीला ने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए इसकी तरफ से रुख फेरा। खाने का वक्फा अब ख़त्म हो रहा था। सजीला लंच बॉक्स बंद करके वापस अपनी जगह पर आ बैठी। सारी लड़कियां एक एक करके अंदर आ रही थी मगर नगीना इनमें से नहीं थी। इसकी सीट बस्तूर खाली थी। तभी इसे शाली अंदर आती दिखाई दी। बेचारी नगीना के साथ बहुत बुरा हो, वो अब भी आगे पीछे ही बैठती थी। ये नगीना बेचारी कब से हो गई? सजीला ने इसकी एक्साइटमेंट को नज़रअंदाज कर दिया। सुनो तो सही, फ़खर ने बहुत बड़ा धोखा दिया है इसे। बेचारी तो बहुत मुखलिस थी इसके साथ। वही रिवायती कहानी। सजीला तेज़ी से पखिया करने लगी मगर शाली इसकी बेनियाजी को खातर में लाए बगैर वो सारा किस्सा सुनाने के लिए बेताब थी, जो यहाँ आधी से ज़्यादा लड़कियों को मालूम हो चुका था। बहुत दिन से फ़खर गायब था। जहाँ काम करता था वहाँ भी नहीं आ रहा था, मोबाइल भी बंद। नगीना ने हर जगह इसे तलाश कर लिया मगर कुछ फ़ायदा नहीं। अब कल से इसके दोस्त ने बताया कि इसके दोस्त ने वहाँ हैदराबाद में ही नौकरी कर ली है और पिछले जुमा को इसका निकाह भी हो गया। कोई नई बात नहीं। सजीला के इन्फाक में कोई फ़र्क नहीं आया। ऐसी कहानियों का तो यही अंजाम होता है। तुम क्या समझ रही हो कि फ़खर बहुत इज्जत के साथ नगीना का हाथ थाम लेता? ज़ाहिर है इसे यही करना था जो इसने किया। शाली खामोश सी हो गई। इसे उम्मीद थी कि पुरानी दोस्ती के सदके ही सजीला नगीना के लिए 2 लफ्ज़ तो हमदर्दी के कहेगी। नगीना की हालत बहुत रद्दी हो रही थी। कहती है मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इस फ़खर ने। आज यहाँ इस हैदराबाद वाले का पता पूछने आई थी मगर सकीना आपा ने भी साफ इनकार कर दिया। शाली की आंखों में मोहम सा तारी हो रहा था। मालूम नहीं इन दोनों की दोस्ती किस हद तक है। सजीला ने पल भर के लिए काम पर से हार होकर इनकी आंखों में जमे खौफ को देखा, फिर वापस मशीन पर दबाव बढ़ाने लगी। आज इसे ज़्यादा देर तक काम कर लेना था क्योंकि कल की छुट्टी लेनी थी। फूफो ने घर बदला था। अपना पुराना घर किराए पर देकर वो निस्बतन बेहतर इलाके में आबासी थी। ये इनसे ज़्यादा अहमद की ख्वाहिश थी, अब से नहीं कितने अरसे से। और अब जब इसे अच्छी भारी भरकम तनख्वाह मिल रही थी तो इसने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने में देर नहीं लगाई। फूफो के घर महफिल मिला थी। फूफो इसरार के साथ बुलावा देकर गई थी। जिला को ये महफिल सईद अपनी मतवक्को खुशियों का पेशे लफ्ज़ ही महसूस हो रही थी और वो इसमें से पूरी तवक्को के साथ शिरकत करना चाह रही थी। अगला सारा दिन जैसे पर लगा कर उड़ा। गली में ही वाक़या ब्यूटी पार्लर से आईब्रो बनवाई, बाल बहुत अच्छी तरह शैम्पू करके, पहली बार इनमें कंडीशनर भी लगाया और चेहरे पर मास्क भी। प्लीज एक दिन पहले साफ सफाई तो कर गई थी। दोपहर को जब वो तैयार हो रही थी तो शख्सियत में एक बड़ा वाज़ेह निखार महसूस हो रहा था। एकदम इसे नगीना याद आई। यही सब वो जो आज बतौर ख़ास कर रही थी नगीना के रोज़ का मामूल का हिस्सा था। शायद चाहने वालों की नज़र के आगे सराहे जाने की खुशी सभी की एक जैसी होती है। इसे अपनी और नगीना की मुमासलत अजीब सी लगी मगर आज का दिन फजूल सोचों की नज़र करने के लिए नहीं था। सद्दफ को अपने घर ही वहाँ जाना था। यहाँ से बस वो और अम्मी थी। अम्मी का ख्याल था कि रिक्शे से चले जाएं मगर सजीला ने टैक्सी पर इसरार किया। टैक्सी में ज़्यादा अच्छा लगेगा अम्मी, इतनी मुद्दत बाद तो जा रहे हैं। अम्मी खामोश हुई। वो अपना कमा रही थी। 100 खर्च करने को भी दिल चाहता था। 300 से कम नहीं लेगा टैक्सी वाला। ऊपर से केक मिठाई, पूरे 1000 रुपए का नुस्खा है। तब तक वो लोग घर से निकली। अब्बा बड़बड़ाते ही रहे। फूफो का घर काफ़ी ठीक ठाक था, बना बनाया हुआ।
वन यूनिट घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर इन लोगों ने इससे पहले इतना फर्निशिंग वाला घर नहीं देखा था। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। भला कम से कम भी क्या किराया होगा इसका? सद्दफ ने सरगोशी की। मिलाद शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था और पुप्पो ने फखरी अंदाज में ऊपर नीचे घर दिखाती फिर रही थी। ऑफिस के लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब वहाँ इस घर में तो कोई बैठाने लायक जगह भी नहीं थी। अहमद के बॉस ने खुद इस घर का इंतजाम करके दिया है। किराया तनख्वाह से कट जाएगा। भला समझ में आने वाली बात है। आप ही, सद्दफ ने फिर वही कहा। सजीला इसे मुस्तकबिल तनबीही निगाहों से देख रही थी। सिर्फ अम्मी थीं जो हर चीज़ को देखकर खुश हो रही थी और माशाल्लाह कहे जा रही थी। किचन बड़ा स्टाइलिश था और हकीकतन जगमगा भी रहा था। इस घर से कम हमें बगैर बघार की हुई दाल खाकर तो वापस नहीं जाना पड़ेगा ना। किसी याद ने चुटकी ली तो सद्दफ अपनी बात कहते हुए कहका मार कर हंस पड़ी। सजीला ने शुक्र किया कि पुप्पो अम्मी को लेकर वहां से जा चुकी थी। पुप्पो की बेटियां तैयार होकर अब कमरे से बरामद में आना शुरू हो गई थीं। इन दोनों को देखकर रस्मी सी खुशी का इजहार किया और फिर मेहमानों को रिसीव करने लगी थी। घर के आगे वाली लॉन में तकरीब का इनेकाद था। थोड़ी ही देर में इन लोगों को अंदाजा हो गया था कि आने वालों में ज़्यादातर नए चेहरे हैं। खानदान में से सिर्फ गिनती के ही 2-4 खवातीन ही आई थी, वो भी वो जो नज़र अंदाज नहीं की जा सकती थी। मुझे तो बड़ा इत्मीनान हुआ यहाँ आकर। अल्लाह ने हमारी सुन ली। अम्मी के लहजे में बड़ी गहरी तमानियत थी। सजीला ने की नखियों से पुप्पो की तरफ देखा कि शायद वो इसके हवाले से कोई खुश उम्मीद बात करे, मगर आज वो बहुत मसरूफ़ थी, शायद ढंग से सुना भी नहीं। ख़ानदान की ख़वातीन ने अलबत्ता अम्मी को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी। अहमद की जोपी सबका ख्याल था कि बस अब शादी होने में कुछ ही दिन लगे। खुद को मौजू बनता देखकर सजीला झिझक कर वहाँ से उठ गई। मेहमान ख़वातीन अभी आ रही थी। सामने गेट से कुछ हटकर अहमद कुछ लड़कियों के साथ खड़ा था। इसके कदम बड़े दानस्ता से अंदाज में इसकी तरफ उठे। वो सारी शक्लें इसके लिए अनजान थी, फिर भी वो इतना अंदाज़ा तो हो ही गया था कि वो लोग अहमद की कोलीग है। ये मेरी कज़न है सजीला। इसे करीब खड़ा देखकर अहमद को रस्मी सा तारफ़ कराना पड़ा। अच्छा, इसने बड़ी दिलचस्पी से इसका जायज़ा लिया। क्या कर रही हैं? अभी पढ़ रही हूँ या कहीं जॉब स्टार्ट कर ली है? वो जो अभी सिर्फ कज़न ही में छुपी गैरत के मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, सवालात की इस पर उछाड़ से बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। ग्रेजुएशन कर लिया, अब फैशन डिज़ाइनिंग कर रही। सामने खड़ा अहमद बड़े इत्मीनान से लोगों से इसके बारे में बता रहा था। गारमेंट फैक्ट्री में नौकरी की बेइज्जती को झेलना अब इसके बस की बात नहीं थी, पर यह इज्जत अफजाई भी इसके एतमाद को बहाल करने में नाकाम रही। बहुत दिलचस्प सब्जेक्ट है, मज़ा तो बहुत आता होगा। अहमद के बिल्कुल साथ खड़ी वो बेहद मामूली शक्ल की लड़की इससे बड़े इश्तियाक से पूछ रही थी। मशीनों की घर से गूंजता हुआ वो बड़ा सा हाथ पल में भी कम वक्फे में इसकी निगाहों के सामने घूमा। जी बहुत, वो हल्के से कहकर वापस मुड़ आई। मिलाद शुरू हो गया था। वो सीधी सद्दफ के पास आकर बैठ गई। कहाँ फिर रही हो तुम? जब पुप्पो की बेटियां हमें लिफ्ट नहीं दे रही तो क्या ज़रूरत है हम ख्वाह ख्वाह बीच में घुसे। सद्दफ खफा होने लगी और फिर मिलाद की महफिल का ख्याल आया तो फ़ौरन ही खामोश हो गई। जीला इस बाबरकत महफिल से तकरीबन गुम ही रही। बार बार दुरूद शरीफ पढ़ते हुए वो इस दर्स की तरफ पूरा ध्यान देने लगी की कोशिश करती रही जो बड़े मौसर अंदाज में दिया जा रहा था, मगर सारे का ध्यान इस लड़की की तरफ जा रहा था जो अमर के साथ बहुत करीब होकर खड़ी थी और एक बार भी यहाँ आकर नहीं बैठी थी, जबकि इसके साथ आई लड़कियों को वो यहाँ मुस्तकिल मौजूद देख रही थी। पुप्पो और इनकी बेटियां सभी जब यहाँ मौजूद थे तो वो आखिर वो वहाँ क्यों थी? क्या बात है? सद्दफ ने उसे बेचैनी से पहलू बदलते देखा तो सरगोशी में पूछ लिया। कुछ नहीं, मैं ज़रा पानी पी कर आती हूँ। वो उठकर शाम आने से बाहर आने लगी। तभी पुप्पो तेज़ी से उठकर इसके पास आई। सजीला, ऊपर मेरे कमरे में से गुलाब के फूलों वाला थाल तो उठा लो बांटने के लिए। इन लड़कियां तो बस बैठ ही गई हैं तैयार होकर स्टेज पर। जी अच्छा। इसने खामोश सी निगाह पुप्पो की तीनों बेटियों पर डाली जो बतौर खास पढ़ने वालियों के दाएं बाएं बैठ चुकी थी। इस नए घर के तीनों बेडरूम्स ऊपर थे। सीढ़ियां तय करके पुप्पो के ऊपर वाले कमरे में से गुलाब के फूलों से भरी कैन की बास्केट उठाने में इसे चंद ही मिनट लगे थे। ऊपरी लाउंज में सिर्फ स्पॉट लाइट्स ही थी और सोता जागता ये माहौल इतना दिलकश तो ज़रूर था कि इसे चंद पल के लिए रुक कर सराह लिया जाता। सजीला ने भी कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ते बढ़ते रुके थे। तभी इसे जैसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो। धड़कते हुए दिल के साथ इसने इधर उधर देखा। लाउंज हकीकतन खाली ही हो गया था।
पर दूसरी तरफ आखिरी दरवाज़ा नहीं हुआ था। मालूम नहीं ये किसका कमरा था, लड़कियों का या अहमद का। इसने याद करने की कोशिश करते हुए महज एक नज़र देख लेने के ख्याल से ही चंद कदम आगे बढ़ाए थे, तो जो कदमों तले से ज़मीन सिरक गई। बहुत दहल कर वो उल्टे कदमों पीछे पलटी। कोई कोई है अहमद, इसे एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। अरे कोई नहीं, तुम्हारा वहम है। अहमद की आवाज़ में बड़ा खुमार था। सजीला को पलट कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ना इसने देखा। सीढ़ियों को जितनी तेज़ी से वो तय कर सकती थी इसने की, फिर भी आखिरी से चंद ऊपर इसका पाँव बुरी तरह फिसला। गुलाम्बों से भरी टोकरी उलट कर सीढ़ियों पर ऊपर नीचे फर्श पर फैल गई, तो वो बेबस होकर वहीं बैठ गई। घुटनों में मुंह छुपाकर इसने खुद को कंपोज करने की पूरी हिम्मत के साथ कोशिश की, मगर आंसू बड़ी रवानी के साथ इसके चेहरे को तर करते रहे थे। चंद लम्हे यूं ही खामोशी के साथ दिल पर से होते हुए गुजरे थे। इसे लगा जैसे कोई इसके दाएं बाएं आकर बैठा है। सजीला ने आहिस्ता से सर उठाया। बिल्कुल सामने एक आदम आईना लगा हुआ था, जिसमें इसका अक्स दिखाई दे रहा था, मगर यहाँ वो अकेली नहीं थी। इसके साथ शाली और नगीना भी थी। वो चुपचाप सामने दिखाई देते इस अक्स को देखने लगी, जहाँ वो तीनों एक साथ मौजूद थी। मुसल्लस के तीन जावियों की तरह अलग अलग और एक दूसरे से जुड़ी हुई भी। क्या है तकदीर का भेदभाव। इसने एक गहरी सांस खींची। अपने अपने अरमानों की राख पर बैठी वो तीनों कितनी एक सी लगती थी। सजीला ने एक और हैरत भरी निगाह सामने वाले शीशे पर डाली। कितनी ममासलत, और वो खुद कितनी बड़ी अहमक थी कि इस मर्द की ज़ात को पहचाने बगैर अपने आप को दूसरों से अलग समझने का अज़म लिए बैठी थी। एकदम ही इसका दिल चाहने लगा कि वो शाली और नगीना को सामने वाले शीशे से निकाल कर गले से लिपटा ले। ख़त्म शुद। तो जी बताएं कैसा लगा आप लोगों को ये नॉवल। अगर अच्छा लगा हो तो अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले नॉवल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।